Welcome to the official YouTube channel of Gyan Sagar Institute. In this session, we will cover January 2024 previous year questions. First question, read the following paragraph carefully and select the option which would correctly fill the blanks in the given order. ठीक है, यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है जिसमें से फिल इन द ब्लैंक्स को हमें फिल करना है. तो इसमें दिया है साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन. साउंड जो है वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है एंड डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैव स्पेसिफिक वाइब्रेटिंग पार्ट्स. ठीक है, और अलग अलग जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके अलग अलग वाइब्रेटिंग पार्ट्स होते हैं, मतलब जो वाइब्रेशन है वो अलग पार्ट से एक्सर्ट करता है. इन अ ए साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स. ठीक है, एक फिल इन द ब्लैंक है ए में जिसमें जो साउंड है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स. जब आप स्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करोगे तब प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो ये आपको पता है जिसमें स्ट्रिंग्स प्रेजेंट होते हैं वो आपका होता है गिटार. ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा. इन ए वाई इट इज द स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन दैट वाइब्रेट. ठीक है, दूसरे में वाई में क्या है कि एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, ऊपर एक मेम्ब्रेन है, अगर आप उस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हो तो वहां से वाइब्रेशन होगी, तो वो आपका होगा तबला. एंड थर्ड इज इन अ जेड द वाइब्रेटिंग पार्ट दैट प्रोड्यूसेस साउंड इन द एयर कॉलम. ठीक है, मतलब जिसमें एयर के लिए पोर्स प्रेजेंट है. ठीक है, तो आपको पता है ये आपका किसमें होता है, शहनाई में या फ्लूट में. आइडेंटिफाई द सेट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटीज. ठीक है, इनमें से जो आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेसिकली वो दो तरह के होते हैं. एक होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में डिफरेंस क्या होता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स के लिए और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं. तो इसमें से कौन सा पेयर है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बता रहा है. फर्स्ट है पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड कॉपर. तो इसमें पोटाशियम और जो मैग्नीशियम है ये दोनों ही आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन कॉपर माइक्रो आएगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा. सेकंड है कॉपर, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम. दोबारा से ये जो कॉपर है ये आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट है, लेकिन फॉस्फोरस एंड कैल्शियम जो है वो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं. थर्ड है सल्फर, एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन. सल्फर मैक्रो न्यूट्रिएंट है, एल्यूमिनियम जो है ये असेंशियल एलिमेंट्स का पार्ट नहीं है. ठीक है, जो भी हम माइक्रो एंड मैक्रो में असेंशियल न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड करते हैं तो उसमें से उनमें एल्यूमिनियम नहीं आता है. ठीक है, और जो क्लोरीन है ये आपका माइक्रो होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है. लास्ट है जिंक, आयरन एंड मैग्नीज. ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट है क्योंकि जिंक, आयरन और मैग्नीज तीनों ही आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं. द स्टार्स इन द नाइट स्काई अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है, नाइट में जब हम स्टार्स को देखते हैं तो वो हमें मूव होते हुए दिखते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में. रीजन है द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, क्योंकि अर्थ जो है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि अर्थ की जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट होगा. ठीक है, जो कि एक इल्यूजन क्रिएट करता है देखने वाले पे, जो भी नाइट स्काई को देख रहा होगा, ऑब्जर्व कर रहा होगा. तो इल्यूजन से क्या होता है कि हमें जो स्टार है वो दिखते हैं ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में. तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ए एंड आर आर बोथ करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रस्टिंग ऑफ आयरन आर ट्रू. रस्टिंग ऑफ आयरन जो हम प्रोसेस पढ़ते हैं जिसमें जो मेटल है आपका वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और उस पर ब्राउन कलर की एक लेयर जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती है. तो कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है. फर्स्ट है इट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन. ये एक केमिकल रिएक्शन को बताता है किस किस के बीच में, आयरन के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में. तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है. इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इसमें से एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है. इट कैन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर में भी हो सकता है, अगर आपका रूम के टेम्परेचर में अगर मॉइस्ट कंडीशन या फिर ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे भी रस्टिंग ऑफ आयरन हो सकती है. और इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन. ठीक है, मतलब एक बार अगर आयरन में रस्टिंग जो है, रस्ट अगर उसमें बन जाती है, ठीक है, तो दोबारा से वो नॉर्मल आयरन में कन्वर्ट हो सकता है. ये स्टेटमेंट इसमें गलत होगा. ठीक है, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल नहीं है. तो ए बी सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे. इसमें मैच द फॉलोइंग हमें करना है. ठीक है, एक सब्सटेंस दिया हुआ है और उसका केमिकल नेम हमें बताना है. ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें स्लेक्ट लाइम. स्लेक्ट लाइम का जो केमिकल नेम है वो आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है. ठीक है, तो स्लेक्ट लाइम का ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट होगा. टेबल सॉल्ट
नॉर्मल जो सॉल्ट होता है उसका आपको पता है क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 6, ठीक है। थर्ड है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का होता है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा का होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है क्विकलाइम, क्विकलाइम का होगा कैल्शियम ऑक्साइड। और जो आपका बेकिंग सोडा है उसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। A fact is an observation that has repeatedly been found to be true over the time. एक जो फैक्ट हम बोलते हैं, ठीक है, साइंस में जो फैक्ट्स होते हैं वो किस चीज़ पे बेस्ड होते हैं, ऑब्जर्वेशन पे, और ये फाउंड टू बी ट्रू ओवर द टाइम, ठीक है। और टाइम के अकॉर्डिंग इनमें चेंज भी आता रहता है, मतलब दोबारा से अगर आप उसमें उसी थ्योरी को या किसी जो आपने इन्वेंशन की है उसमें दोबारा से रिसर्च करते हो, दोबारा से देखते हो, तो उसमें आप चेंजेस लेके आ सकते हो, ठीक है। तो टाइम के अकॉर्डिंग ये ट्रू हो सकता है, उसको आप फैक्ट बोलते हो, और ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड है लॉ इज अ थ्योरी दैट हैज रिपीटेडली बीन फाउंड टू बी ट्रू ओवर द टाइम। लॉ एक थ्योरी है जिसको आप टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रू होती है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इसमें गलत है क्योंकि लॉ डिफरेंट होता है, थ्योरी डिफरेंट होती है, ठीक है। लॉज हैं जो आपके कहीं ना कहीं चेंज नहीं हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो थ्योरी है वो आपकी थ्योरेटिकल बेसिस पे होती है, तो वो आपकी चेंज हो सकती है ओवर टाइम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। Read the following text. When a negatively charged rod is brought near an uncharged electroscope, ठीक है, एक नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड है, उसको आप एक अनचार्ज जिसपे कोई चार्ज नहीं है उस इलेक्ट्रोड के पास लेके जाते हो तो क्या होगा, ठीक है। तो उसमें से हमें बताना है कि उसमें से ऑब्जर्वेशन वाला कौन सा होगा, मतलब जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, और दूसरा है इन्फेरेंस कौन सा होगा। इन्फेरेंस मतलब जो आप देख नहीं सकते लेकिन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप उसको जज कर सकते हो। तो फर्स्ट है द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स मूव फर्दर अपार्ट, ठीक है। जब आप नेगेटिवली चार्ज रॉड को उसके इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके जाओगे तो वो अपने प्लेस से क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये आएगा ऑब्जर्वेशन में। सेकेंड है बोथ द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स एक्वायर सिमिलर चार्ज, जो दोनों इलेक्ट्रोस्कोप हैं वो दोनों ही सिमिलर चार्ज को एक्वायर कर लेंगे, तो ये भी आपका ऑब्जर्वेशन में है। नेगेटिव चार्ज पास ऑन टू द इलेक्ट्रोस्कोप कॉजिंग इट लीव्स टू मूव फर्दर अपार्ट द अबव, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोस्कोप है, ठीक है, वो दूसरी तरफ क्यों मूव किया, क्योंकि उस पर भी नेगेटिव चार्ज जो है वो आपके पास ऑन हो गए हैं, ठीक है। तो ये आप देख नहीं सकते हो, ये इनफेरेंस है, आप ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये बोल सकते हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर ऑब्जर्वेशन एंड सी इज इनफेरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसी ड्रेन, एसी ड्रेन में कौन कौन सी गैसेज का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो एसी ड्रेन आपको पता है कि वो प्रेसिपिटेशन या वो रेन जिसमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं एसिड्स के, दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है। अगर इसमें भी हम देखें तो ये आगे चल के रिएक्ट करके ये बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड को, सल्फ्यूरिक एसिड, और जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रिक एसिड में, HNO3, ठीक है। और इसके हार्मफुल इम्पैक्ट्स होते हैं एक्वेटिक लाइफ पे, मॉन्यूमेंट्स पे, ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों में। तो इसमें ऑप्शन नंबर नाइट्रोजन होगा, ओजोन इसमें और ऑक्सीजन नहीं आता है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी इसमें करेक्ट होगा, सॉरी ए एंड डी इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एंड डी इसमें करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ द हाइपोथेसाइजिंग स्किल, इनमें से कौन सा है जो इंडिकेटिव नहीं है हाइपोथेसाइजिंग स्किल का। तो जो हाइपोथेसिस स्किल होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपने जिस भी चीज़ पे कोई रिसर्च करनी है या, ठीक है, या कोई हाइपोथेसिस फॉर्मेशन करनी है, तो उसके लिए आप एक जर्नल आइडिया बनाते हो कि आपको कहाँ से चीज़ों को कलेक्ट करना है, किस तरीके से आपको वो फॉर्मुलेट करना है, तो उसको बोलते हैं हाइपोथेसाइजिंग स्किल। लेकिन इनमें से कौन सा है जो स्किल को नहीं बता रहा है। तो फर्स्ट है फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चन विच लीड टू इंक्वायरी, ऐसे क्वेश्चंस बनाना जो इंक्वायरी बेस्ड हो। अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन और रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ सम प्रिंसिपल, ऑब्जर्वेशन और रिलेशनशिप को परफॉर्म करना कुछ प्रिंसिपल के बेसिस पे। और यूजिंग द सेंसेस टू गैदर इन्फॉर्मेशन, या फिर अपनी सेंसेस का यूज करना इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। तो सेंसेस का यहाँ पे मतलब है ऑब्जर्वेशन,
मतलब आप सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे और उसके बेसिस पे कोई हाइपोथेसिस फॉर्म करोगे। आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट है उसके वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करोगे। तो इसमें ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें आप फॉर्मुलेट करोगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं इंक्वायरी बेस्ड। ऑब्जर्वेशन रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल, जो पुराने प्रिंसिपल हैं उनके बेसिस पे आप आगे उनको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो वो भी हो सकता है। और वेरिएबल्स भी इसमें आइडेंटिफाई किए जाते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हाइपोथेसाइजिंग नहीं होता है। Identify the correct statement for the following. Generally non-metals do not react with water. Generally non-metals do not react with acids. ठीक है, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं और इसके एसिड्स के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं, बोथ ए एंड बी। ए बॉल इज थ्रोन अप इन द एयर, एक बॉल है जिसको एयर में थ्रो अप किया। ठीक है, इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट। ठीक है, वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे गया एंड देन रिटर्न टू द थ्रोअर। ठीक है, बॉल को थ्रो किया मैक्सिमम हाइट पे और मैक्सिमम हाइट से वो दोबारा से कहाँ पे आ गया जिसने उसको थ्रो किया था। ठीक है, थ्रोअर के पास। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव द सेम वैल्यूज ड्यूरिंग द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। ठीक है, इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू सेम रहेगी जब वो अपवर्ड मूव किया, ठीक है, और जब वो डाउनवर्ड मूव किया। तो उसमें आपको पता है जब आपने ऊपर की तरफ उसको थ्रो किया तो उसमें फोर्स एक्सर्ट हुआ। ठीक है, तो उसमें जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, ग्रेविटी का जो फोर्स है, जितना आपने ऊपर उसको थ्रो किया उतना ही ग्रेविटी का फोर्स होगा उसको नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेने के लिए। तो उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी दोनों में सेम होगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू हाफ, सॉरी, F इज इक्वल टू mg। ठीक है, m इज मास and g इज ग्रेविटी। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A body has a linear momentum of p and a mass of m. The kinetic energy of the body is, एक बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम है वो p है। ठीक है, और मास उसमें दिया है m, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो लीनियर मोमेंटम को आप रिप्रेजेंट करते हो p से। ठीक है, p होता है इक्वल mv के। ठीक है, मास एंड वेलोसिटी पे। और जो आपका काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से आप कैसे निकाल सकते हो, अब v की वैल्यू निकालने के लिए p अपॉन m आ जाएगा। ठीक है, अब इस v की वैल्यू को आप पुट कर दोगे हाफ mv स्क्वायर के v में। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, v की जगह पे आ जाएगा p अपॉन m स्क्वायर। ठीक है, जो इक्वल होगा किसके, p स्क्वायर अपॉन 2m के। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। Which of the following is the most suitable strategy for introducing the student to the concept of chemical reaction at upper primary level? ठीक है, अपर प्राइमरी लेवल में अगर आपको बच्चों को केमिकल रिएक्शन समझाने हैं केमिस्ट्री में, तो आप कौन सी स्ट्रैटेजी को, सुटेबल स्ट्रैटेजी को इंट्रोड्यूस करोगे। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप उनको जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है कितने होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताओगे। राइट द केमिकल इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म एंड आस्क स्टूडेंट टू ऑब्जर्व, जो केमिकल इक्वेशंस है उनको सिंबल्स की फॉर्म में लिखोगे और बच्चों को पूछोगे, ऑब्जर्व करने के लिए बोलोगे। डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन एंड गिव एग्जांपल, आप पहले केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करोगे फिर उसके एग्जांपल दोगे। और होल्ड अ डिस्कशन ऑन केमिकल रिएक्शन विच स्टूडेंट आर लाइकली टू हैव ऑब्जर्व्ड इन देयर लाइफ। ठीक है, और एक डिस्कशन होल्ड करोगे केमिकल रिएक्शन पे जो बच्चों ने ऑब्जर्व किया है अपनी डेली लाइफ में। तो इसमें जो अपर प्राइमरी लेवल है उसमें आप सीधा इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताओगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में भी नहीं बताओगे क्योंकि पहले आपको उसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट है कि आप एक केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करोगे उसके एग्जांपल्स के साथ। Which of the following is a set of animals in which all show external fertilization? कौन से एनिमल्स का सेट है जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को शो कर रहा है। तो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है आपको पता है उसमें क्या होता है, मेल गैमेट दैट इज स्पर्म जब वो फ्यूज करेगा फीमेल गैमेट के साथ, मींस एग के साथ, तो फर्स्ट सेल फॉर्म होगा जो है जाइगोट। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन दो तरह से हो सकता है, या तो ये इंटरनल होगा या फिर एक्सटर्नल होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जो फीमेल बॉडी के अंदर होगा और जो एक्सटर्नल है वो फीमेल बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का आप एग्जांपल ले सकते हो जैसे कि ह्यूमन या मैमल्स में होता है। ठीक है, इनसाइड
फीमेल बॉडी, ठीक है। लेकिन जो एक्सटर्नल है वो कैसे होगा, आउटसाइड फीमेल बॉडी, ठीक है। आउटसाइड कैसे होगा, जो फीमेल है वो अपने एग रिलीज कर देती है और जो मेल है वो अपने स्पर्म्स रिलीज करता है और वो कहीं जाके फर्टिलाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको ज्यादातर एम्फीबियंस में देखने को मिलता है, जैसे कि फ्रॉग में। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है हैन, लिजर्ड, बटरफ्लाई, ठीक है। ये तीनों ही, हैन जो है वो एग ले करती है और फर्टिलाइजेशन उसका बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। लिजर्ड और बटरफ्लाइज में भी, लिजर्ड, बटरफ्लाई, फ्रॉग इसमें होगा लेकिन लिजर्ड बटरफ्लाई नहीं है। बटरफ्लाई, फ्रॉग एंड फिश, फ्रॉग्स में होता है, ठीक है। फिश में भी किसी किसी मतलब एक्सेप्शनल केसेस में देखने को मिलता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, लेकिन बटरफ्लाइज में नहीं होगा। फोर्थ है फ्रॉग, फिश एंड स्टारफिश, इन तीनों में ही आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। Consider the test item given below and match the following. Which of the following is not a reason that can be given to justify that the item is poorly constructed? इनमें से कौन सा रीजन नहीं है, ठीक है, कि आइटम्स जो है वो पुअरली कंस्ट्रक्टेड है। तो फर्स्ट है इसमें यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का जो यूनिट है वो आपको पता है न्यूटन होता है। सिंबल ऑफ आयरन इज Ag, सॉरी, सिंबल ऑफ आयरन इसमें आएगा Fe, ठीक है, जो नहीं दिया हुआ है। फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl, ठीक है। यूनिट ऑफ वर्क जूल, सिंबल ऑफ सिल्वर Ag एंड सिंबल ऑफ बैटरी इज, ठीक है। तो इसमें से फॉर एन एंट्री इन कॉलम ए देयर आर एट द मोस्ट टू प्लॉजिबल एंट्रीज इन कॉलम बी, देयर आर अनइक्वल एंट्रीज इन कॉलम ए एंड बी, दोनों में अनइक्वल एंट्रीज है। मैचिंग पेयर कैन बी इजीली गैस, जो मैचिंग पेयर है उनको आप इजीली गैस कर सकते हो। देयर इज इनकंसिस्टेंसी अमंग एंट्रीज, और जो इनकंसिस्टेंसी देखी जा रही है एंट्रीज में, ठीक है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा कि जो मैचिंग पेयर है वो इजीली गेस्ड है, ठीक है। असर्शन में ड्राइड रेजिन्स व्हेन लेफ्ट इन अ प्लेन वाटर फॉर सम टाइम स्वेल ड्यू टू ऑस्मोसिस, अगर आप ड्राइड रेजिन्स को वाटर में रखते हो तो कुछ टाइम बाद जब आप देखते हो तो वो स्वेल हो जाते हैं ड्यू टू ऑस्मोसिस, क्योंकि उसमें कौन सा प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है उसमें होता है जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का या वाटर का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंडीशन दी है जिसमें ड्राइड रेजिन्स जो है वो स्वेल कर रहे हैं, इसमें भी ऑस्मोसिस का एक टाइप होता है एंडो ऑस्मोसिस, ठीक है, जिसमें एक सॉल्यूशन में आपने सेल को या रेजिन को रखा, ठीक है। तो यहाँ का जो वाटर का जो मूवमेंट होगा वो अंदर की तरफ मूव कर जाएगा, इसीलिए वो जो ड्राई रेजिन है वो स्वेल हो जाएगा, ठीक है। तो एंडो ऑस्मोसिस में जिसमें हायर टू लोअर मूव करेगा, ठीक है, आउटर टू इनर, तो इसको बोलते हैं एंडोस्मोसिस। और इसमें थ्रू होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल में प्रेजेंट होती है। तो रीजन है इसमें प्लांट सेल्स है सेलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन, जो प्लांट सेल है उसमें सेलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि कुछ सब्सटेंसेस को वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, कुछ को अलाउ नहीं करती आना, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। Which of the following would be most suitable strategy to introduce the topic deficiency diseases at upper primary level? अगर आपको upper primary level में deficiency diseases के topic को explain करना है तो आप कौन सी strategy का इसमें use करोगे, ठीक है। तो deficiency diseases होती हैं जो किसी की mineral की, विटामिन की कमी से हो, ठीक है, या कोई भी जो आपकी डाइट का कंपोनेंट है उसकी कमी से जो डिसीज होती है वो deficiency diseases है। तो फर्स्ट ऑप्शन है provide a definition of balanced diet and introduce the concept of डेफिशिएंसी। सबसे पहले आप एक बैलेंस डाइट का कंसेप्ट उसको समझाओगे, फिर आप डेफिशिएंसी के कंसेप्ट की तरफ जाओगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है कि सबसे पहले आपको बैलेंस डाइट पता होना चाहिए कि आपको जो हर न्यूट्रिएंट है वो इक्वल प्रोपोर्शन में चाहिए होता है, उसके बाद अगर उसकी कमी से कुछ होता है तो फिर आप डेफिशिएंसी पे जाओगे। Which of the following best explain the statement science promote skepticism? इनमें से कौन सा बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि साइंस जो है वो स्केप्टिज्म को प्रमोट करता है। स्केप्टिज्म का मतलब है कि वो एकदम से आप किसी भी अगर आपके पास कोई इन्वेंशन आ रहा है, नया कोई थ्योरी है, फैक्ट है, तो आप उस पर एकदम से भरोसा नहीं करते हो, आपको उस चीज़ का एविडेंस चाहिए होता है, ठीक है, वैलिडिटी चाहिए होती है, तब आप उसको प्रमोट करते हो। तो साइंस जो है वो स्केप्टिज्म को प्रमोट करता है कि उसके लिए एविडेंस चाहिए अगर आपने किसी चीज़ को इन्वेंट किया है। तो साइंटिस्ट जज द वैलिडिटी ऑफ अ क्लेम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव
एम्पिरिकल एविडेंस, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। एम्पिरिकल का मतलब है जिसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, जो एक ही पॉइंट पे नहीं होगा, ठीक है, कि एक बार बन गया तो चेंज नहीं हो सकता। तो वो वैलिडिटी पे है, वैलिडिटी को जज करता है और ऑब्जेक्टिव एम्पिरिकल एविडेंस पे बेस्ड होता है। A box of mass 500 gram is lying on a horizontal table. Which of the following statement is true regarding the force acting on it? That is G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक बॉक्स है 500 ग्राम का, ठीक है, जिसको एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है, तो कितना फोर्स है जो एक्सर्ट कर रहा है वो एक दूसरे पे, ठीक है। तो जो फोर्स है, जो आपका वेट है बॉक्स का, जो मास है, ठीक है, अगर हम इसको केजी में कन्वर्ट करते हैं तो इक्वल होगा 0.5 किलोग्राम का, ठीक है। और जो आपका ग्रेविटी है, ग्रेविटी इक्वल होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे, ठीक है। और एफ जो आप फोर्स यहाँ पे निकालोगे तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, एफ इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो मास इसमें दिया हुआ है 0.5 इंटू 10, ठीक है, जो इक्वल होगा 5 न्यूटन के। फोर्स यहाँ पे कितना एक्सर्ट हो रहा है, 5 न्यूटन, ठीक है। तो 5 न्यूटन ही आपका बॉक्स का मास होगा, 5 न्यूटन ही अपोजिट फोर्स को एक्सर्ट करेगा टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे एक बैलेंस्ड फोर्स को ये बता रहा है, ठीक है, ए पेयर ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट ऑन इट। X is a device which is used to see around corners. X एक डिवाइस है जो कॉर्नर्स में ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है और ये बेस्ड है प्रिंसिपल पे, बाय पे, ठीक है, कौन से प्रिंसिपल पे। तो जो कॉर्नर पे ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देखने के लिए यूज होता है पेरिस्कोप का, ठीक है। और दूसरी चीज, पेरिस्कोप जो है वो रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि एक इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्ट करेगी दोबारा से, फिर उसकी वजह से आप चीजों को देख सकते हो। एक्स एंड वाई आर थिक, एक्स और वाई इसमें थिक है, ब्लैक लिक्विड है विच कैन बी यूज्ड फॉर मैटलिंग द रॉड्स, ठीक है, जो रॉड्स की मैटलिंग में हेल्प करता है, और ये लिक्विड है यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड इसमें दिया है एक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, एक्स जो है वो पेट्रोलियम से डिराइव होता है, एंड वाई इज डिराइव फ्रॉम कोल, और जो वाई है वो कोल से डिराइव होगा। तो इसमें से एक्स और वाई क्या होंगे? तो एक्स इसमें दिया है लिक्विड से डिराइव होता है, मतलब लिक्विड इसमें पेट्रोलियम है, और पेट्रोलियम से जो डिराइव होता है वो होता है बिट्यूमेन, बिट्यूमेन, ठीक है। और जो वाई है आपका ब्लैक सब्सटेंस है, ठीक है, जो रॉड्स वगैरह में यूज होता है बनाने के लिए, और वो कोल से बनता है, तो कोल से यहाँ बनेगा कोल तार, ठीक है, जो रोड्स वगैरह बनाने में यूज होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। Which of the following is not desirable with respect to carrying out of a classroom demonstration by teacher? इनमें से कौन सा desirable नहीं है अगर आप classroom demonstrate कर रहे हो, ठीक है। तो rehearse the demonstration before carrying it out in class. आपने जो डेमोन्स्ट्रेशन करवाना है पहले आप उसको रिहर्स करके आओगे, तो ये करेक्ट है, गलत नहीं है। सेकेंड है एम्फेसिस बिफोर हेड द लिंकेजेस दैट स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू मेक, ठीक है, आप पहले से ही लिंक बता दोगे उसका, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन से पहले ही, ठीक है, जो कि बच्चों को करना चाहिए था, ठीक है, जिससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है, तो आप उसको पहले ही एक्सप्लेन कर दोगे। तो ये वाला जो सेकेंड स्टेटमेंट इसमें गलत होगा। सप्लीमेंट द डेमोन्स्ट्रेशन विद एक्सप्लेनेशन, डेमोन्स्ट्रेशन को एक्सप्लेन भी करोगे और फॉलो द डेमोन्स्ट्रेशन विद डिस्कशन, और डिस्कशन भी होगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन सेकेंड इसमें गलत होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फर्टिलाइजर्स के लिए? तो फर्टिलाइजर्स जो है वो आपको पता है केमिकल बेस्ड होते हैं, ठीक है, और जो क्रॉप है उनकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज किए जाते हैं, इसमें आपके न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं ये। तो फर्टिलाइजर आर रिचर इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट एज कम्पेयर टू मैन्योर, मैन्योर से ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंटेंट इनमें होता है, ठीक है। फर्स्ट ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, क्योंकि मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक होती है, तो और फर्टिलाइजर्स में खुद वही न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं जो आपको पर्टिकुलर चाहिए। एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को नहीं बढ़ाता है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स जो है वो केमिकल बेस्ड है, तो वो रिड्यूस करेगा। लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, ह्यूमस भी नहीं बनाता। इंक्रीज नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स इन सॉइल, फ्रेंडली माइक्रोब्स का भी इंक्रीज नहीं करता है। इसमें मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो रोज, ईस्ट, फर्न्स और स्पायरोवैरा कौन सा रिप्रोडक्टिव मेथड इसमें यूज होता है? तो जो रोज है आपका उसमें होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब है कि आप किसी भी वेजिटेटिव पार्ट को कट करके दूसरे में इंसर्ट करोगे, दूसरे रोज प्लांट में, तो वहीं से प्लांट, नया प्लांट ग्रो हो सकता है, ठीक है। सेकेंड है ईस्ट, जो कि एक फंगस होता है, ठीक है, और ईस्ट
जो है वो रिप्रोड्यूस करता है थ्रू बडिंग, ठीक है। इसमें एक बड प्रोड्यूस होता है, जब वो मेच्योर हो जाता है तो वो सेपरेट होके नया ईस्ट फॉर्म करता है। थर्ड है फर्न्स। फर्न्स आपके आते हैं टेरिडोफाइट्स में, और टेरिडोफाइट्स का जो फॉर्मेशन है, फर्टिलाइजेशन है, वो होता है स्पोर फॉर्मेशन से। इसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे और स्पोर आगे चल के फर्टिलाइज हो जाते हैं। स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा एक एल्गी है, और एल्गी में रिप्रोडक्शन होता है थ्रू फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। मतलब ये इस तरह थ्रेड लाइक होगा, यहाँ पे एक थ्रेड मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा और नया आपका प्रोडक्शन कर देगा एल्गी का। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिसीजेज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? इनमें से कौन सी प्लांट डिसीज है जो बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है? तो फर्स्ट इसमें दिया है रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है। रस्ट है, ठीक है। तो रस्ट जो सिम्टम होते हैं वो ज़्यादातर आपके फंगल डिसीजेज के होते हैं, तो ये बैक्टीरियल डिसीजेज नहीं है, फंजाई की वजह से होता है। सेकेंड है सिट्रस कैंकर, ये आपका बैक्टीरियल डिसीज होगा, ठीक है। थर्ड है येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी, ठीक है। येलो वेन मोजैक जो है ये एक वायरस की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता, तो इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। The difference between maximum and minimum resistance that can be obtained by connecting three resistance of 1/3 ohm each is, ठीक है। जो आपका मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस है दोनों का, ठीक है, उसका कितना ओहम आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है वो आपका होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब जो एक ही लाइन में कनेक्टेड होते हैं, अप्लायंसेज या लाइट्स आप बोल सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब आप एक ही अप्लायंस से, मतलब बहुत सारे अप्लायंस को जब आप एक ही कनेक्शन से कनेक्ट करते हो तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस किसमें होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है, जिसमें आपने एक सीरीज में उनको कंबाइन किया है, ठीक है। तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो? 1/3 1/3 प्लस 1/3 ये इक्वल होगा आपका 1 ओहम के, ठीक है। सेकंड है मिनिमम रेजिस्टेंस किसका होगा? मिनिमम रेजिस्टेंस पैरेलल अरेंजमेंट में, ठीक है। पैरेलल अरेंजमेंट जिसमें इस तरीके से कंबाइन होता है, ठीक है। तो इसमें होगा 3 + 3 + 3, ठीक है, इज इक्वल टू 9 ओहम, ठीक है। अब इसमें से आप कैसे निकालोगे टोटल इसका? आर मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस माइनस आर मिनिमम, मिनिमम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपका इक्वल होगा, सर यहाँ पे 1 माइनस 1/9, ठीक है। तो इसका आपके इक्वल हो जाएगा 8/9 के। A teacher, while teaching the chapter body movement to class 6 student, show the following images to her student. A sailing boat. एक टीचर है जो चैप्टर को पढ़ा रहा है, कौन सा चैप्टर है? बॉडी मूवमेंट्स का, कि आप बॉडी को किस तरीके से मूव कर सकते हो, क्लास 6 के स्टूडेंट को। और शो द फॉलोइंग इमेजेस टू हर, ठीक है, उसको अलग अलग इमेजेस दिखा रहा है, जैसे कि सेलिंग बोट, swimming fish, flying aeroplane. She then asked the student to reflect on the shape of the images and the manner of movement, ठीक है। तो वो इस तरीके से कि जिस तरीके से वो मूव कर रहे हैं और उस तरीके से वो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करें, ठीक है, मतलब दोबारा से करके दिखाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी एम्प्लॉयड बाय स्टूडेंट इन आंसरिंग, ठीक है, इसमें से कौन सा होगा जो बेस्ट बता रहा है इस चीज़ को? तो फर्स्ट है क्लासीफाइंग। क्लासिफिकेशन नहीं है ये, ठीक है। क्लासिफिकेशन में होता है कि आपको अलग अलग चीज़ें दी हैं, उनको आपको अलग अलग क्लास में क्लासीफाई करना है, ठीक है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हो सकता है, क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है। सेकंड है ऑब्जर्विंग, ये करेक्ट होगा कि आप इमेजेस को देख रहे हो और उनको ऑब्जर्व कर रहे हो। थर्ड है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग भी करेक्ट होगा कि आपने जो देखा अब आप दोबारा से उसी चीज़ को अलग सिचुएशन में किस तरीके से अप्लाई करना है वो कर सकते हो। और मेजरिंग इसमें नहीं आएगा क्योंकि मेजरमेंट नहीं है, तो बी एंड सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। Seed dispersal may be said to help the plant in all the following except। जो सीड डिस्पर्सल होता है, सीड डिस्पर्सल का मतलब है कि प्लांट की जो सीड्स हैं, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं थ्रू विंड, एयर, वाटर, ठीक है, कोई भी एजेंट हो सकता है और वो वहाँ पे ग्रो कर जाएंगे। तो इसमें से कौन सा है जो मे बी सेट टू हेल्प द प्लांट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट? कौन सा है जो नहीं करेगा, ठीक है। तो ओवर क्राउडिंग, अवॉइड कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स, इन्वेड न्यू हैबिटेट, प्रोड्यूसेस न्यू वेराइटीज। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन गलत है, ठीक है। और सीड डिस्पर्सल में ओवर क्राउडिंग जो है वो सीड डिस्पर्सल को
मतलब प्लांट की ग्रोथ में हेल्प नहीं करेगा। कैसे? क्योंकि अगर आप एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट्स अगर ग्रो हो जाते हैं तो उनमें कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ओवर क्राउडिंग कॉम्पिटिशन को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और कॉम्पिटिशन किस चीज़ का हो सकता है? न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का, सनलाइट का, ठीक है। तो इन सब के जो कंपटीशन है वो इंक्रीज होगा तो कोई भी क्रॉप जो है वो सही से ग्रो नहीं हो सकता। Which of the following is the most suitable reason behind Newton theory of gravitation being regarded as an excellent theory? कौन सा रीजन है मोस्ट सुटेबल रीजन जिसमें न्यूटन की थ्योरी जो है ग्रेविटेशन की उसको एक्सीलेंट थ्योरी माना गया है? तो इट एक्सप्लेन लार्जर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय मेकिंग फ्यूअर एजम्पशन। इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा कि ये इसमें क्या किया गया? लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन के बाद इसको दिया गया थ्योरी को, और इसमें कम एजम्पशंस है। एजम्पशन मतलब जो आपका इमेजिनेशन के या इमेजिनेशन के बेसिस पे होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की गई और कम इसमें एजम्पशन है, इसीलिए इसको रिगार्डेड किया जाता है एज अ बेस्ट एक्सीलेंट थ्योरी। दो स्टेटमेंट दी गई हैं। वन में है रेयॉन इज सिंथेटिक फाइबर। रेयॉन एक सिंथेटिक फाइबर है, मतलब कि ये नेचुरली आपको नहीं मिलता है, ठीक है। सिंथेटिक आप खुद इसको बनाते हो, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड है रेयॉन इज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। रेयॉन एक सिंथेटिक फाइबर है, मैनमेड है, लेकिन ये नेचुरल मटेरियल की हेल्प से ही इसको बनाया जाता है, उसमें केमिकल्स को मिक्स करके, ठीक है। तो ये विदाउट नेचुरल रॉ मटेरियल नहीं होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 गलत होगा। 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। थैंक यू।